Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher. So dear students, in this lecture, we are going to start chapter number 2 and it is our lecture number 23. So goodbye Mr. Chiefs, lecture number 23 and chapter number 2. So dear students, इस लेक्चर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ, ये जानना जरूरी है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें बुनियादी जो है बातें वो क्या हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे अहम जो बात है वो इंट्रोडक्शन टू ब्रूकफील्ड है। ऑथर जो है जेम्स हिल्टन, वो ब्रूकफील्ड ग्रामर स्कूल का एक थारो क्या है इंट्रोडक्शन हमारे साथ शेयर करते हैं कि ये स्कूल किस किस्म का है और इस स्कूल ने मुख्तलिफ अदवार में क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए और फिर चिप्स का इस स्कूल में जो स्टेटस था वो क्या क्या रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अगले बोर्ड पे चलेंगे ताकि हम इसकी टेक्स्ट को भी स्टार्ट लें और फिर आखिर पे इसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस करें। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड to go through the chapter number 2 and attempt its exercise. So let's move. Okay, dear ones, please take out your textbook. Text is also available on whiteboard. So jot down important meanings, I mean synonyms. Are you ready? So let's start chapter number 2, Goodbye Mr. Chips by James Hilton. Across the road, behind a rampart of ancient elms lay Brookfield. Across का मतलब क्या होता है? के पार। किसके पार? Across the road, सड़क के पार। Behind preposition है across की तरह, इसका मतलब होता है पीछे। अब किसके पीछे? आगे देखिए, a rampart. Rampart का मतलब क्या है? फसील यानी दीवार। अब ये दीवार क्या है? ये बाड़ है दर हकीकत किसकी? ऑफ एंशियंट एल्म्स। एंशियंट आप जानते हैं कदीम, और एल्म्स जो हैं ये टाइप ऑफ ट्रीज है। और आगे देखिए, ले ब्रूकफील्ड, ले का यहां मतलब है सिचुएटेड। सो आइए तर्जुमा करते हैं, समझते हैं। सड़क पार कदीम एल्म दरख्तों की बाड़ के पीछे, फसील के पीछे ब्रूकफील्ड वाकया था। ब्रूकफील्ड की इमारत खड़ी थी। रसिट अंडर इट्स ऑटम मैंटल ऑफ क्रीपर। रसिट का मतलब क्या होता है? जंगारी भूरे रंग की, सुर्खी माइल रंग की, और ऑटम मेंटल, मेंटल का मतलब होता है कवर यानी गलाफ, और क्रीपर बेलों को कहते हैं, वाइन्स को कहते हैं। सो आइए दोबारा इस सारे जुमले को देखते हैं। सड़क पार कदीम एल्म दरख्तों की बाड़ के पीछे जंगारी भूरे रंग की या सुर्खी माइल रंग की खिजाई बेलों के गलाफ के नीचे ब्रूकफील्ड की इमारत वाकया थी। और आगे देखिए, इंपॉर्टेंट बात है। अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड एंगल। और 18वीं सदी की इमारत का ये जो ग्रोह है वो क्या था? वो सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड एंगल, चकोर शक्ल में कायम था। सेंटर्ड अपॉन का यह मतलब जो है वो एस्टैब्लिश्ड ले सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं। एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है फार, फार अवे, दूर, देयर। सो वहां दूर क्या थे? एकड़ों पर फैले हुए खेल के मैदान थे। सो डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन जो है ब्रूकफील्ड की वो सारी की सारी फर्स्ट लाइंस में बताई गई है कि कैसी कैसी ये बिल्डिंग थी और कहां ये वाकया थी। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज। फिर एक छोटा सा खुद कफील गांव, एंड द ओपन फैन कंट्री, और एक वसीओ अरीज खुला डुला एक दलदली इलाका आता था। मुराद ब्रूकफील्ड की इमारत के बाद एक गांव और फिर उसके बाद एक फैन कंट्री यानी दलदली इलाका शुरू हो जाता था। ब्रूकफील्ड एज वेदरबी हैड सेड। ब्रूकफील्ड जैसा कि वेदरबी ये कह चुका था,
was an old foundation. ये एक पुराना अदारा था. सो आपको याद होगा कि प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में मिस्टर चिप्स को नसीहतें करते हुए क्या है वेदरबी ने ऐसा कहा था. ब्रुकफील्ड, जैसा कि वेदरबी ने कहा था कि एक पुराना अदारा था, एस्टैब्लिश्ड इन रेन ऑफ एलिजबेथ, जो कि मलका एलिजबेथ के अहदे हुकूमत में कायम हुआ था. एस्टैब्लिश का मतलब बिल्ट. एज अ ग्रामर स्कूल, बतौर एक ग्रामर स्कूल के, इट माइट विद बेटर लक हैव बिकम एज फेमस एज हैरो. अगर किस्मत अच्छी होती तो शायद ये उतना मशहूर हो जाता जितना कि हैरो था. हैरो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि ये क्या है, द लार्जेस्ट स्कूल ऑफ लंदन है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां कंपैरिजन हो रहा है ब्रुकफील्ड स्कूल का हैरो के साथ, जो कि हैरो क्या है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस स्कूल है. सो बात चल रही है कि अगर ब्रुकफील्ड की भी किस्मत अच्छी होती तो शायद ये हैरो जितना क्या हो जाता, मशहूर व मारूफ हो जाता. इट्स लक हाउएवर, ताहम इसकी जो किस्मत है, हैड बीन नॉट सो गुड, वो इतनी अच्छी नहीं रही थी. द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, स्कूल को अरूजो जवाल का सामना रहा. ड्विंडलिंग ऑलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस एट वन टाइम, जवाल पजीरी बाजुकात तो ऐसी हुई कि इसका वजूद जो है वो खत्म होने को हो गया. नॉन एग्जिस्टेंस अदम वजूद को कहते हैं. ड्विंडलिंग का मतलब जवाल पजीर. सो जवाल पजीरी एक वक्त तो ऐसी हुई कि इसका वजूद खत्म होने को हो गया. बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट एनदर, जबकि अगले ही वक्त में, किसी और वक्त में ये क्या हो गया, तकरीबन मुमताज और मशहूर हो गया. अब कभी क्या है, वो गैर मारूफ हो जाता, गैर मशहूर हो जाता, और कभी ये स्कूल क्या है, मशहूर हो जाता था. सो इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स इन द रेन ऑफ द फर्स्ट जॉर्ज, और ये बाद के अदवार में से एक दौर की बात है, जो कि जॉर्ज अव्वल के, ये बादशाह का नाम है जॉर्ज अव्वल, जो कि दौर कौन सा था, जॉर्ज अव्वल के अहदे हुकूमत की बात है. दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रीबिल्ड, कि इसके बुनियादी ढांचे को, इसकी बुनियादी इमारत को दोबारा तामीर किया गया. एंड लार्ज एडिशंस मेड, और इसमें बड़े बड़े अजाफे किए गए. मुराद बिल्डिंग जो है उसे इंप्रूव किया गया और उसे जो है वो इनहैंस भी किया गया. सो डियर स्टूडेंट्स, आई डू बिलीव कि आपने यहां तक इंट्रोडक्शन टू ब्रुकफील्ड बिल्डिंग जान लिया होगा. सो आइए अगली टेक्स्ट पढ़ने से पहले यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखेंगे. सो बोर्ड पे खास तवज्जो रखिए, इन्हें लिखते जाइए. रैम्पार्ट, वॉल, बैरियर, फेंस. रसेट, रेडिश ब्राउन. क्रीपर, क्लाइंबर प्लांट. वाइन, ट्रेलिंग प्लांट. सो डियर स्टूडेंट्स, समझ गए कि बेल को कहते हैं क्रीपर, तो ये क्लाइंबर प्लांट कहा जा सकता है या ट्रेलिंग प्लांट कहा जा सकता है. क्वाड्रेंगल, स्क्वायर कोर्टयार्ड. ड्विंडलिंग, लेसन, डिक्लाइन, श्रिंक और reduce. Non-existence, missing, absence. Illustrious, distinguished, famous, honored. So चलते हैं अगले कंटेंट्स की तरफ. सो तवज्जो बोर्ड पे भी रखिए और लिखते जाइए. लेटर, लेटर का मतलब एडवांस टाइम, आई मीन कमिंग टाइम. लेटर बाद के जमाने में, आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियन की जंगों के बाद, एंड अनटिल मिड विक्टोरियन डेज, और मलका विक्टोरिया के वस्ती दौर तक ऐसा हुआ. क्या हुआ? द स्कूल डिक्लाइंड अगेन. डिक्लाइंड का मतलब स्लम्ड. तो दोबारा क्या हुआ? स्कूल को जवाल का सामना करना पड़ गया. बोथ इन नंबर्स एंड रेप्यूट, तादाद के हवाले से भी और अपनी शोहरत के हवाले से भी. रेप्यूट का मतलब होता है फेम, पॉपुलैरिटी. वेदरबी, हु केम इन 1840,
वेदरबी जो कि 1840 में आया था, restored its fortunes somewhat, किसी न किसी तरह उसने क्या कर दिया, किसी न किसी हद तक इसकी किस्मत को यानी इसके मर्तबे को उसने बहाल किया। बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, लेकिन इसकी जो बाद वाली तारीख है, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद वाली, हिस्ट्री जो बाद वाली तारीख है, नेवर रेज इट टू फ्रंट रैंक स्टेटस, स्टेटस का मतलब पोजीशन और फ्रंट रैंक का मतलब फर्स्ट रैंक, लेकिन इसकी बाद वाली जो तारीख है उसमें कभी भी ये पहले दर्जे का, पहले मर्तबे का स्कूल बन नहीं पाया था। इट वॉज नेवरदीलेस अ गुड स्कूल ऑफ द सेकेंड रैंक, इंपॉर्टेंट लाइन है ब्रुकफील्ड के मुतालिक, इसे अंडरलाइन कीजिए। ताहम, नेवरदीलेस का मतलब हाउएवर, नॉनदीलेस, ताहम ये एक अच्छा स्कूल था लेकिन दूसरे दर्जे का, सानवी दर्जे का। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ रही है, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। सेवरल नोटेबल फैमिलीज पोर्टेड इट, कई एक जो क्या थे, मशहूर मारूफ अहम जो खानदान थे वो इसकी मदद करते थे, वो इसकी क्या करते थे, मदद करते थे। इट सप्लाइड फेयर सैंपल्स ऑफ द हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज, इसने उस दौर के क्या है, काफी अच्छे तारीख साज भी अफराद व अशखास को पैदा किया। जजेस, जजेस आप जानते हैं जज क्या होते हैं, ये अदालतों में फैसले करने वाले मुंसफीन होते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबरान, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और आबादियाती निजाम के मुंतजमीन, अ फ्यू पियर्स एंड बिशप्स और चंद एक नवाब और बुलंद दर्जा के, बड़े दर्जा के पास्टर्स यानी पादरी, बिशप्स क्या हैं, पादरी। मोस्टली हाउ एवर इट टर्न्ड आउट मर्चेंट्स, ज्यादातर ताहम इसने पैदा किए मर्चेंट्स, क्या होते हैं, ताजर, मैन्युफैक्चरर्स सनतकार, एंड प्रोफेशनल्स मैन, और क्या है, पेशा वराना अफराद, with a good sprinkling of country squires and parsons, जिनमें एक तादाद जो है वो किनकी है, वो देहाती जिम्मेदारों की और छोटे छोटे पादरियों की है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह के ग्रेजुएट्स और किस तरह के हिस्ट्री मेकिंग मैन जो है वो ब्रुकफील्ड ने पैदा किए थे। सो इट वॉज द सॉर्ट ऑफ स्कूल, ताहम ये इस तरह का स्कूल था, which when mentioned, जब इसका जिक्र किया जाता, would sometimes make snobbish people confess, तो बाजुकात ये खुद पसंद और दिखावा करने वाले लोगों को एतराफ करने पे मजबूर कर देता। thought that they rather thought they had heard of it, कि उन्होंने इसके बारे में सुना हुआ था। दोबारा कर देते हैं। सो ये इस तरह का स्कूल था कि जब इसके बारे में जिक्र किया जाता तो ये खुद पसंद और दिखावा करने वाले अफराद को ये एतराफ करने पे मजबूर कर देता कि वो समझते थे कि उन्होंने इसके बारे में सुना हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आइए इसके सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे, जरा तवज्जो देते जाइए। डिक्लाइंड, डिक्रीज्ड, डिटेरिएटेड, लेसन्ड। रेप्यूट, ऑनर, prestige, eminence, prominence. Restored, revived, regained, rebuilt. Subsequent, following, later. Snobbish, proud, vain, arrogant. और लास्ट वर्ड क्या है यहां, confess, confess, admit, on, acknowledge. सो आइए स्टूडेंट्स बाकी मादा टेक्स्ट को पढ़ते हैं। बट इफ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, मगर ये अगर ऐसा स्कूल ना होता, भाई अगर ये इस तरह का स्कूल ना होता, इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स, तो गालबन ये चिप्स को भी भर्ती ना करता। अब देखें, अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक है कौन, ब्रुकफील्ड, और डेफिनेटली चिप्स जो है आगे आप पढ़ेंगे जानेंगे कि वो भी इसी तरह का एक टीचर था
इसीलिए तो वो मेलबरी में कामयाब नहीं हो सका था। तो आइए देखते हैं। फॉर चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस, क्योंकि चिप्स किसी भी माशरती और तालीमी लिहाज से was just as respectable but no more brilliant than Brookfield itself. क्योंकि चिप्स किसी भी माशरती यानी समाजी या तालीमी लिहाज से महज उतना ही काबिल इज्जत था, काबिल एहतराम था, और वो ज्यादा इससे बढ़कर शानदार, ज़हीन फतीन और आला मर्तबत नहीं था जितना के ब्रूकफील्ड बजाते खुद था। सो ब्रूकफील्ड और मिस्टर चिप्स का जब कंपैरिजन किया जाए तो बोथ कैन बी डिफाइंड एवरेज, बोथ कैन बी डिफाइंड मीडियोकर। सो आगे चलते हैं। इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस, इस बात को समझने में उसे कुछ वक्त लगा था। एट द बिगनिंग, शुरू में। Not that he was boastful or conceited. बात यह नहीं थी कि वो शेखी बाज था, शेखी खौर था या मगरूर था। But he had been in his early 20s. लेकिन वो अपने इब्तदाई 20 सालों में हुआ करता था। क्या हुआ करता था? As ambitious as most other young men at such an age. उतना ही ज्यादा पुरअज़्म हुआ करता था जितना के ऐसी उम्र में ज्यादातर नौजवान होते हैं। अब अर्ली 20s में मिस्टर चिप्स के भी अज़ाइम जो थे वो बुलंद थे, वो हाई एम्स रखता था। एम्बिशियस का मतलब एस्पायरिंग, रेजोल्यूट, डिटरमिन्ड। सो वो भी हाई एम्स रखता था, लेकिन उसे ग्रेजुअली ये बात समझ आ गई कि वो क्या है, किस काम को करने के काबिल है और कहां तक वो तरक्की कर सकता है। सो आइए देखते हैं। His dream had been to get a headship eventually, or at any rate a senior mastership in a really first class school. उसका ख्वाब था कि वो आखिरकार, इवेंचुअली, फाइनली, अल्टीमेटली, वो आखिरकार क्या है, वो हेडशिप को हासिल कर लेगा, किसी अदारे का हेड बन जाएगा, या किसी ना किसी तरह वो पहले दर्जे के स्कूल में एक सीनियर क्या है, उस्ताद बन जाएगा। सो आइए देखते हैं क्या उसके ख्वाब पूरे हुए। नहीं हुए, लेकिन अगर हुए तो किस हद तक हुए, ये पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे। इट वॉज ओनली ग्रेजुअली आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स, ये महज दर्जा बदर्जा, बतदरीज, धीरे धीरे ऐसा हुआ। आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स, बार बार की आजमाइशों और नाकामियों के बाद, that he realized the inadequacy of his qualifications, कि उसे महसूस हो गया अपनी तालीम की नाअहली के बारे में। अब देखिए, inadequacy, नाअहली है, कमी है, किल्लत है, किसकी? क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, डिग्री। आइए जरा देखते हैं कि अब डिग्री की बात होने लगी है, मैंने अभी अभी कहा। सो आइए समझते हैं। His degree, for instance, मसाल के तौर पे उसकी जो डिग्री थी, was not particularly good, वो खास तौर पे अच्छी नहीं थी। And his discipline, though good enough and improving, और उसका नज़्मो नस्क, उसका नज़्मो ज़ब्त अगरचे काफी अच्छा था और बेहतर भी हो रहा था, wasn't absolutely reliable under all conditions, वो कतई भी तौर पर इतना ज्यादा काबिल एतमाद नहीं था तमाम तर हालात में। वो कतई तौर पे तमाम हालात में वो क्या नहीं था, वो रिलायबल नहीं था। सो रिलायबल का मतलब होता है डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, और एब्सोल्युटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स एंड नो फैमिली कनेक्शंस ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, ना तो उसके क्या थे, कोई जाती जराए थे, मीन्स का मतलब रिसोर्सेज, और ना ही उसके कोई खानदानी अहमियत के हामिल कोई ताल्लुकात थे। सो कनेक्शंस का मतलब लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स वगैरह वगैरह। अबाउट 1880, तकरीबन 1880 में, आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रूकफील्ड अ डेकेड, जब उसे ब्रूकफील्ड में रहते हुए, पढ़ाते हुए
10 साल बीत गए थे, 10 साल हो गए थे। याद है आपको वो किस सन में ब्रुकफील्ड में आया था, किस सन में उसने ज्वाइन किया था? प्लीज लेट मी नो। ओह गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 1870। सो गुड। सो अब उसे 1880 में तकरीबन कितने साल हो गए? 10 साल हो गए थे ब्रुकफील्ड में रहते हुए। He began to recognize that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. To better, to improve. So ये यहां पे better क्या है? Verb के तौर पे इस्तेमाल हो रहा। So कहता है he began to recognize का मतलब realize है, identify है, acknowledge है। So उसने ये समझना, ये जानना शुरू कर दिया that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. कि भाई हालात जो हैं, odds का मतलब circumstances, के हालात जो हैं वो बहुत हद तक उसके खिलाफ हैं कि वो किसी और जगह जाकर अपने आप को बेहतर नहीं बना सकता। सो प्रमोशन जो है कहीं और जाकर हासिल वो नहीं कर सकता था, इस बात को उसने समझ लिया था। बट अबाउट दैट टाइम आल्सो, मगर उस वक्त तक ये भी बात थी, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग, के रुकने का, कयाम करने का इम्कान था, वेयर ही वाज, वहीं पे जहां वो था। कहां था वो? ब्रुकफील्ड में। बिगेन टू फिल अ कंफर्टेबल निश इन हिज माइंड, और इस तरह, निश का मतलब होता है गोशा, कोना। सो इस तरह उसने अपने जहन में क्या है, उस पुरसकून गोशे को भरना शुरू कर दिया था। अब जरा समझिए कि कैसे कैसे ब्रुकफील्ड में वो सेटल होता गया। एट 40 ही वॉज रूटेड, सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी। 40 साल की उम्र में उसकी जड़ें पक्की हो गई, वो मुकीम हो गया और काफी या बहुत खुश था। एट 50 ही वॉज द डॉइन ऑफ द स्टाफ, और 50 साल की उम्र में वो अपने साथ के असातिज़ा में, अपने स्टाफ में से क्या है, एक अहम तरीन रुकन बन गया। डॉइन का मतलब सीनियर मेंबर भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर भी कह सकते हैं। एट 60 अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, और 60 साल की उम्र में एक नए और नौजवान हेडमास्टर के जेरे सरपरस्ती, ही वॉज ब्रुकफील्ड, उसे एजाजी तौर पे ब्रुकफील्ड का ही खताब और लकब दे दिया गया। द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स, अब वो ब्रुकफील्ड के पुराने तालिब इल्मों के डिनर्स में चीफ गेस्ट के तौर पे, मेहमानी खसूसी के तौर पे मदऊ किया जाता था। द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, अफेक्टिंग का मतलब इन्फ्लुएंसिंग, और अब वो क्या है, एक जज की हैसियत रखता था, वो एक मुंसिफ की हैसियत रखता था ब्रुकफील्ड के तमाम तर उन मामलात में जो कि ब्रुकफील्ड की तारीख और रवायात को मुतासिर करने वाले थे। एंड इन 1913 और 1913 में, इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन ही टर्न 65, जब वो 65 बरस का हो गया, ही रिटायर्ड, वो रिटायर्ड हो गया। वॉज प्रेजेंटेड विद अ चेक, उसे एक चेक पेश किया गया, इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कीजिए। अ राइटिंग डेस्क, उसे एक राइटिंग डेस्क दिया गया। एंड अ क्लॉक, और एक क्लॉक दिया गया। रिटायरमेंट के प्रेजेंटेशंस उसे ये दिए गए। एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट्स, और वो सड़क पार मिसेस विकेट के यहां, उसके घर रहने के लिए चला गया। अ डिसेंट करियर, एक उम्दा जो मुलाजमत का दौर है, डिसेंटली क्लोज, उम्दगी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। 3 चेयर्स, अरे क्या हुआ, 3 चेयर्स फॉर ओल्ड चिप्स, 3 बार तारीफी तौर पे नारे और तालियां बजाई गई बूढ़े चिप्स के लिए। दे ऑल शाउटेड, उन सबों ने ही नारे लगाए। शाउटेड का मतलब रेस स्लोगन्स, चीखना चिल्लाना तो है इसका मतलब, लेकिन यहां नारे लगाना भी है। एट दैट अप्रोरियस एंड ऑफ टर्म डिनर, उस हंगामा खेज साल के आखिर वाले खाने में क्या है, 3 बार तारीफी तौर पे, तौसीफी तौर पे तालियां और नारे बूढ़े चिप्स के लिए लगाए गए।
आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखिए। बोस्टफुल, प्राउड, वेन, कंसीटेड, प्राउड, वेन, एरोगेंट, इवेंचुअली, फाइनली, अल्टीमेटली, inadequacy, insufficiency, shortage, defect, reliable, trustworthy, dependable, unfailing, conditions, circumstances, status, situation, niche, a corner, place, hole, nook, doyen, senior member, leader, decent, respectable, proper, ethical, upright, uproarious, tumultuous, noisy, clamorous. So लास्ट लाइंस को पढ़ेंगे कि मजीद क्या हुआ। 3 cheers, indeed, बिलाशुबा, indeed का मतलब ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, बेशक, 3 बार तालियां बजी। चीयर्स का मतलब क्या है? एप्लॉज, तालियां, क्लैपिंग। बट देयर वॉज मोर टू कम, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होना था, कुछ और भी वकू पजीर होना था। और वो क्या था? एन अनगेस्ड एपिलॉग, एक गैर मतवक्के आखिरी तकरीर होनी थी। एपिलॉग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इख्तितामी आखिरी तकरीर को कहते हैं। एन एनकॉर प्ले टू अ ट्रेजिक ऑडियंस, जिसकी बार बार की फरमाइश ने, जिसकी मुकर्रर की फरमाइश ने क्या कर दिया? अरे सामीन को गमगीन कर दिया, उनको उदास कर दिया। सो ट्रेजिक का मतलब क्या होता है? सैड, और ऑडियंस यू नो, सामीन को, स्पेक्टेटर्स को, व्यूअर्स को। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए चंद सिनोनिम्स देखते हैं। अनगेस्ड, अनएक्सपेक्टेड, एब्रैप्ट, अनइमेजिन्ड, एपिलॉग, लास्ट पार्ट, कंक्लूजन, लास्ट वर्ड क्या है? इनकॉर, डुप्लीकेशन, रिट्रेशन, रिकरेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट हमने पढ़ ली, सो बोर्ड पे आप खास तवज्जो रखिए। अभी हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो आइए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल। मैंने आपको बिगनिंग में ही कहा था कि ये जो चैप्टर है इसमें ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के बारे में ही हमको सिखाया और बताया गया। सो आइए देखते हैं। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 18th century buildings centered upon a quadrangle. क्वाड्रेंगल, चकोर शक्ल की। It was russet colored and covered by autumn creepers. It was surrounded by ancient elm trees. It had acres of playing fields beyond it. तो आसान है, किस तरह का उसका महले वकू था, तो हमने सारा ये जान लिया। सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। Where was Brookfield situated? आंसर क्या है? मिलता जुलता है फर्स्ट क्वेश्चन से। It was situated across the road behind ancient elm trees near a small village in an open fen country. fen country क्या है? दलदली इलाका, और ओपन का यहां मतलब वास्ट है। सो ये बातें हम टेक्स्ट पढ़ते हुए जान चुके हैं। आंसर बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड एज अ स्कूल। लो जी, इंपॉर्टेंट है ये भी। हां, किसी और तरह पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा? व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वाज ब्रुकफील्ड? तो आइए इसके आंसर को देखिए। ब्रुकफील्ड वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ ग्रामर स्कूल इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इट वाज अ बोर्डिंग स्कूल। यस, ये एक बोर्डिंग स्कूल था। दैट्स व्हाई चैप्टर नंबर 1 पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि ये बोर्डिंग स्कूल है, वहां प्रेप क्लास मिस्टर चिप्स ले रहा था। इट वॉज अ बोर्डिंग स्कूल। इट फेस मैनी अप्स एंड डाउन्स इन इट्स रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या है? शोहरत। मैनी नोटेबल फैमिलीज सपोर्टेड इट। सपोर्टेड का मतलब एडेड, हेल्प्ड, डोनेटेड। इट वॉज अ गुड स्कूल ऑफ सेकेंड रैंक। सो डियर स्टूडेंट्स, किस तरह का स्कूल था? टेक्स्ट पढ़ते हुए जाना, वही आंसर में आया है। तो आइए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। When was Brookfield established according to Weatherby? तो ये भी ऊपर वाले जवाबात में से ही एक्सट्रैक्टेड है। आइए देखते हैं। According to Weatherby, it was established. It क्या है? Brookfield.
It was established in the reign of Queen Elizabeth as a grammar school. So पांचवें सवाल पे चलते हैं. How was Brookfield in its reputation? तो आइए देखते हैं आंसर क्या है. The school went up and down, decreasing in reputation at one time and becoming famous at another. It was a good school of second rank and several famous families supported it. काफी हद तक मिलती जुलती बातें हैं. सो आपके लिए बड़ा आसान है. सो बहुत अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Why could Chips not join a better school than Brookfield? तो आंसर क्या है? He could not join a better school because he was just as respectable but no more brilliant than Brookfield itself. तो कंपैरिजन आप जानते हैं कि हमने डिस्कस भी किया है. तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. When did the reputation of Brookfield decline? तो आइए आंसर क्या है? The reputation of Brookfield faced many ups and downs. Its reputation declined after the Napoleonic Wars and until mid-Victorian days. The number of students also declined. Later, Weatherby came in 1840 and restored its reputation. So, आसान है, जरूर तैयार कीजिएगा. Question number 8. What did Chips dream of in his 20s? Very important short question. His dream, answer देखिए. His dream when he was in his 20s was to get a headship finally or a senior mastership in any of the first class schools. So question number 9. Why did Chips join Brookfield? Chips joined Brookfield because he did not like the Melbury School. और ये प्रीवियस चैप्टर से बात मिलती है. Where he was bragged much. Rag का मतलब teased, irritated. He also had a dream to join a better school to finally get headship or senior mastership. So students, तकरीबन बातें रिपीट ही हो रही हैं. सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. What was the contribution of Brookfield to England? This is a very important short question. What kind of people did Brookfield supply? मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है. Brookfield served England in both peace and war. It supplied many history-making men. Its students and teachers laid their lives for the country in the hour of need. अच्छा, एक तरह ये भी आंसर है और आगे भी मिलते जुलती जो बात है क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? What kinds of professions were generally adopted by the students of Brookfield? आंसर देखिए. The students of Brookfield joined a wide range of professions. They became judges, members of parliament, colonial administrators, a few bishops, but mostly merchants, manufacturers, professional men, and a good many country squires and parsons. So, आपको याद होगा क्योंकि मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन है. क्वेश्चन नंबर 12. What were the similarities between Mr. Chips and Brookfield? और ये यूं भी पूछा जा सकता है. What is Chips' socio-academic status? Mr. Chips, in any social and academic sense, was just as respectable but no more brilliant than Brookfield itself. Both had good moral values and traditions to cherish. Chips, like Brookfield, was a good teacher of second rank as his degree was a mediocre one. So, 13th question पे चलते हैं. When did Mr. Chips retire and what was he presented with on his retirement? He got retired in 1913 at the age of 65. He was presented with a writing desk, a check and a clock. Important बात है. So question number 14. What were the shortcomings of Mr. Chips that did not let him achieve his goal? Important है ये भी. Mr. Chips felt that his degree was not particularly good and his discipline was not good in all conditions. He realized that he did not have any private means
and no family connection of any importance. So last question की तरफ चल रहे हैं. Question number 15. What was Chip's status when he was 50 and 60? At 50, he was the doyen of the staff. He was guest of honor and court of appeal in all the matters when he was 60. So students, chapter number 2 को हमने पढ़ लिया और उसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लिया. I do believe that you are willing to prepare all the things. So keep it up. May God bless you. Allah Hafiz.